जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो हम जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हाई कोर्ट के। कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज वाला टॉपिक हम कवर कर रहे थे। नियर अबाउट 4 लेक्चर्स में उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आज 5th लेक्चर है। इस पीडीएफ से मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझाई थी, जैसे एफिडेविट के बारे में बताया था, अपील क्या होती है, आर्बिट्रेशन क्या होती है, अटेस्टेशन, बेंच, कॉज लिस्ट क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसमें सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ये सारा मैंने आपको पढ़ाया था और इंटरवीनर पढ़ाया था। आज हम इशू नोटिस, बेसिकली इसको इशू नोटिस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं शो कॉज नोटिस। क्या बोलते हैं? शो कॉज नोटिस। ये वर्ड लिखा हुआ है शो कॉज, इसको बोलते हैं शो कॉज नोटिस। इसके बारे में पढ़ेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और इस पीडीएफ को आज मैं कंप्लीट करवा दूंगा और आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट के हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। देखो, सबसे पहले शो कॉज नोटिस क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये वर्डिंग तो हम देख लेंगे पीडीएफ से, पहले आप समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, होता क्या है कि कुछ केसेस में ना, फॉर एग्जांपल ए पार्टी बी पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल करती है। ठीक है, एक पार्टी जो है बी पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट में जाती है। ठीक है, कोर्ट में जाती है। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कोर्ट डायरेक्टली जो है केस स्टार्ट नहीं कर देती है अगेंस्ट पार्टी बी, डायरेक्टली केस स्टार्ट नहीं करती है। ये जो दूसरी पार्टी है ना, बी पार्टी, कोर्ट क्या करती है, इसको एक मौका देती है। क्या मौका देती है? इसको मौका देती है कि अपना पॉइंट रखे कि इसके अगेंस्ट कार्रवाई क्यों नहीं शुरू होनी चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं शो कॉज। मतलब ये पार्टी बी, जो दूसरी पार्टी है जिसको हम रिस्पोंडेंट बोलेंगे, उसको एक मौका दिया जा रहा है कोर्ट द्वारा कि वो बताए, शो कॉज मतलब कॉज शो करे कि क्यों उसके अगेंस्ट जो है कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इस नोटिस को बोलते हैं शो कॉज नोटिस। ठीक है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक मेरा किसी के साथ विवाद हो जाता है, मैं कोर्ट में जाता हूँ किसी बी पर्सन के अगेंस्ट। अब कोर्ट क्या बोलता है, केस को डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले वो बी पार्टी को, जो जिसके अगेंस्ट मैं केस लड़ रहा हूँ कोर्ट में, उसको एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा। मतलब उस बी पार्टी को बोलेगा कि तू अपना पॉइंट रख कि तेरे अगेंस्ट क्यों जो है केस नहीं होना चाहिए। इस नोटिस को बोलते हैं बेसिकली शो कॉज नोटिस। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया। व्हेन अ कोर्ट डिसाइड टू कंसीडर अ केस, जब एक कोर्ट कंसीडर करने जा रहा होता है किसी केस को, इट आस्क द रिस्पोंडेंट टू एक्सप्लेन व्हाई द केस शुड नॉट बी एडमिटेड। मतलब वो एक रिस्पोंडेंट को एक पॉइंट दे रहा है कि तू अपना पॉइंट रख कि तेरे अगेंस्ट केस क्यों नहीं शुरू होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिकली शो कॉज नोटिस। देखो, शो कॉज नाम से ही पता चल रहा है कि रिस्पोंडेंट कॉज शो करे कि किस कॉज के बेसिस पे वो बोल रहा है कि उसके अगेंस्ट जो है कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कैसे किया जाता है? एक नोटिस भेजा जाता है रिस्पोंडेंट को, विच गिव द डिटेल्स ऑफ द केस, जिसमें पूरा बताया जाएगा कि केस की क्या क्या डिटेल है, किसी पार्टी ने तुम पे क्या क्या केस लगाया हुआ है, नेक्स्ट हियरिंग डेट की क्या है, और पिटीशन की जो कॉपी है, जो पिटीशन फाइल हुई है, उसकी कॉपी भी साथ में भेजी जाती है। ठीक है, अगर क्या होता है, अगर जो रिस्पोंडेंट है वो अपीयर नहीं होता है इस डेट में, तो कोर्ट जो है वो प्रोसीड करेगा एक्स पार्टी। एक्स पार्टी मतलब, अगर सपोज करो शो कॉज नोटिस जो है वो शेयर हुआ किसी पार्टी बी पे, रिस्पोंडेंट को शेयर हुआ और डेट ऑफ हियरिंग वहाँ पर दी हुई है, अगर वो हियरिंग वाली डेट में वहाँ पर नहीं आया, तो अब कोर्ट के पास बिल्कुल हक है कि कोर्ट रिस्पोंडेंट के बिना ही अपने ऑर्डर जो है वो सुना सकते हैं। फेवर में भी हो सकता है, अगेंस्ट भी हो सकता है, वो तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर आएगा। बट एक्स पार्टी का मतलब है कि वो कोर्ट का डिसीजन, कोर्ट ऑर्डर जो है वो दे सकता है बिना रिस्पोंडेंट के भी। ये होता है शो कॉज नोटिस का मीनिंग। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कुछ नहीं है, वापस बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, क्या होता है, एक पर्सन है ए, ठीक है, एक पर्सन है जो पिटीशन फाइल कर रहा है और दूसरा बी पर्सन है जो रिस्पोंडेंट है। ठीक है, अब ए पर्सन जाता है कोर्ट में और बी के अगेंस्ट कोई पिटीशन फाइल कर देता है। ध्यान से सुनो, बी के अगेंस्ट कोई पिटीशन फाइल कर दी। अब कोर्ट क्या होता है, कोर्ट क्या एक बार चांस देता है किसको, बी को। वो एक नोटिस इशू करता है जिसको बोलते हैं शो कॉज नोटिस। मतलब बी को एक नोटिस इशू करता है जिसमें बी हमें बताता है कि उसका केस, उसके अगेंस्ट कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, ये कोर्ट को बताने के लिए वो जो नोटिस होता है दैट इज नोन एज शो कॉज नोटिस। ठीक है, अगर सपोज करो वो बी जो रिस्पोंडेंट है वो हियरिंग की जो डेट पड़ी है उसमें नहीं आता है, तो उसके अगेंस्ट क्या हो जाती है, एक्स पार्टी। मतलब कोर्ट जो है वो अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है, अपना ऑर्डर अब दे सकता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर शो कॉज नोटिस। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपकी जो इंपॉर्टेंट दैट इज स्टे ऑर्डर। देखो, स्टे ऑर्डर तो आपने बहुत बार सुना होगा। फॉर एग्जांपल से समझा दो। फॉर एग्जांपल, ए और बी हैं, दो भाई हैं, ए और बी। आजकल लैंड का डिस्प्यूट चलता रहता है ना, ए और भाई, इनके बीच में लैंड का डिस्प्यूट चल रहा है। किसी एक लैंड है, ज़मीन को लेकर दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई चल रही है। ठीक है, सब यहीं पर रह जाना, लैंड वगैरह डिस्प्यूट कम ही रखा करो। तो ए और बी में मान लेते हैं कि लैंड में कोई डिस्प्यूट चल रहा है।
अब लैंड के बीच में डिस्प्यूट चलते चलते बी को ऐसा लगता है शायद मैं केस हार जाऊंगा। बी क्या करता है, इस लैंड को सी को बेचने की कोशिश करता है। वो क्या चाहता है, किसी एक पार्टी तीसरा बंदा है, मैं सोचता है कि मैं इसको बेच देता हूँ ज़मीन, वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि केस में जीतूंगा नहीं तो मैं सी को बेच देता हूँ ज़मीन, ठीक है। अब इनका केस चल रहा है। अब बी, अभी ये केस में कोई ऑर्डर तो आया नहीं है, ना ही बी को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो सी को बेच सकता है। तो बेसिकली कोर्ट क्या करता है, कोर्ट जो है स्टे ऑर्डर इशू कर दे। स्टे ऑर्डर इशू होने का मतलब है अब बी जो है वो किसी को भी ज़मीन नहीं बेच सकता है, ठीक है। मतलब ऑर्डर स्टे लग गया इस ऑर्डर पे कि वो जो बेचना चाहता था वो अब बेच नहीं सकता किसी को। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं स्टे ऑर्डर, ठीक है। जब भी कोर्ट में कोई केस अभी ऑन गोइंग है, ध्यान से सुनो, कोई केस अभी ऑन गोइंग है और उसमें कोई एक पार्टी उसको छेड़छाड़ करना चाहती है, फॉर एग्जाम्पल किसी ज़मीन को दूसरे को बेचना चाहती है, तो कोर्ट जो है वो स्टे ऑर्डर पास करेगा ताकि बी किसी को वो ज़मीन नहीं बेच सके, ठीक है। वही लिखा हुआ है, स्टे ऑर्डर इज एन एप्लीकेशन फाइल सीकिंग एन इंटरिम कोर्ट ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिस्पॉन्डेंट फ्रॉम परफॉर्मिंग एन एक्शन और टू प्रिवेंट एन ऑर्डर फ्रॉम बीइंग कैरिड आउट। देखो बेसिकली स्टे ऑर्डर हम मांगते हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी में डिस्प्यूट है और ए को लगता है कि बी ज़मीन किसी को बेच देगा, तो ए जो है स्टे ऑर्डर फाइल कर देगा कोर्ट में, उनको बोलेगा कि इस पर स्टे लगाओ ताकि ये ज़मीन जो है किसी दूसरे को नहीं बेच सके। ये ऑलरेडी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ होती है, तो आपको इसके बारे में पता होगा, ठीक है। दिस इज़ क्लियर, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखो आप कौन सी है, सब जुडाइस। देखो सब जुडाइस कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है, देखो फॉर एग्जांपल ये भी एग्जांपल समझे, सारी टर्मिनोलॉजी एग्जांपल से समझेंगे, बाद में यहाँ पर देख लें। सब जुडाइस क्या होता है, सपोज करो हमारे पास ए और बी दो पार्टीज हैं, ठीक है। सपोज करो ए और बी दो पार्टीज है, उनका एक केस चल रहा है किसी एक कोर्ट में, मान लेते हैं इस कोर्ट में उनका एक हाई कोर्ट है किसी, इसमें यहाँ पर उनका केस चल रहा है, ठीक है। ए और बी दो पार्टीज हैं, उनका एक केस चल रहा है किसी एक हाई कोर्ट में। अब बी क्या होता है, बी क्या करता है, बी इतना तेज है, वो क्या करता है कि किसी और कोर्ट में जाकर सेम ही केस को फाइल करने की कोशिश करता है। सेम ही केस सेम मैटर वाला केस जो है वो बी क्या करता है, किसी और कोर्ट में भी जाकर फाइल करने की कोशिश करता है। तो ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। इस केस को बोलते हैं सब जुडाइस का केस। देखो सब जुडाइस क्या होता है कि अगर एक मैटर जो है पेंडिंग है, मतलब अभी देखो ना, अभी इनका केस तो इस हाई कोर्ट में चल रहा है, इसका डिसीजन नहीं है, यहाँ पर पेंडिंग है या ऑन गोइंग चल रहा है केस, यही कह रहा है कि मैटर पेंडिंग है, डिसीजन अभी डिसीजन पेंडिंग है बाय कोर्ट इज कॉल्ड सब जुडाइस। पार्टीज टू सच अ मैटर शुड नॉट डू एनीथिंग दैट विल अफेक्ट द आउटकम ऑफ द केस। मतलब अगर सपोज करो एक कोर्ट में आपका केस चल रहा है अभी और उसका डिसीजन नहीं आया, तो पार्टीज कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती जिसकी वजह से जो डिसीजन आना है उस पर फर्क पड़े। फॉर एग्जांपल ये किसी और दूसरे कोर्ट में जाके कर रही हैं, दूसरा कोर्ट अलग डिसीजन दे देता है, इस कोर्ट ने अभी कोई डिसीजन दिया तो उसके आउटकम में इंपैक्ट पड़ सकता है ना। तो इस केस में सब्जुडाइज हो जाता है, मतलब आप किसी, जब तक आपके ऑन गोइंग केस का डिसीजन नहीं आ जाता आप किसी दूसरे कोर्ट में जाकर केस फाइल वगैरह नहीं कर सकते। ये पॉइंट भी आपने याद है, दिस इज अ केस ऑफ सब्जुडाइज, इसको बोलते हैं सब्जुडाइज का मैटर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम है, तीन टर्मिनोलॉजीज अभी तक हमने पढ़ी, इसके बाद वाली तो बहुत ईजी है। देखो पहले हमने पढ़ा शो कॉज नोटिस, वापस रिवाइज करवाता हूँ। शो कॉज नोटिस में कुछ नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल कोर्ट में एक बंदा केस लेके जाता है तो दूसरे बंदे के अगेंस्ट, तो एक बार कोर्ट उसको शो कॉज नोटिस इशू करता है, मतलब उसको एक बार पॉइंट रखने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मौका देता है कि उसके अगेंस्ट क्यों केस एडमिट नहीं होना चाहिए, बस इसको बोलते हैं शो कॉज नोटिस। उसमें सब कुछ लिखा होता है कि क्या क्या इसने लिखा है, पिटीशन क्या है, फाइल सब कुछ उसके घर जाती है, उसको डेट ऑफ हियरिंग दी जाती है, अगर वो नहीं आता तो कोर्ट जो है एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। स्टे ऑर्डर क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक दो में केसेस चल रहा है और दूसरा जो है वो कोई अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड बेच रहा है तो उसको स्टे लगा देते हैं कि अभी आप नहीं बेच सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे लैंड डिस्प्यूट है तो वहाँ पर कई बार रोड निकल रही होती है तो डिस्प्यूट हो जाता है, तो स्टे लेके आ जाते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पर रोड नहीं बन सकती, तो स्टे मतलब जहाँ का काम है वहीं पर रुक जाएगा, अभी उस पर कुछ नहीं हो सकता, आप चेंज नहीं कर सकते। सब जुडाइज होता है अगर कोई ऑन गोइंग मैटर है जिस पे अभी पेंडिंग है, जिस पे डिसीजन नहीं आया, तो आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो उस डिसीजन को इंपैक्ट करे, फॉर एग्जांपल किसी दूसरे कोर्ट में आप नहीं जा सकते, ये मैटर ऑफ सब जुडाइज होता है, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो सुओ मोटो क्या होता है। देखो सुओ मोटो के बारे में बताता हूँ। सुओ मोटो मतलब अपनी चॉइस है, अपनी चॉइस। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं खुद, अब ऐसे एक तरीका तो ये है कि हम पिटीशन फाइल करेंगे कोर्ट में, या हम किसी के अगेंस्ट केस फाइल करेंगे, या कुछ और PIL लगाएंगे, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की फॉर्म में अगर हम कोर्ट में करेंगे तो उस केस में कोर्ट जो है किसी पे कार्रवाई शुरू करेगा। बट कुछ ऐसे मैटर होंगे जिन मैटर्स में कोर्ट को ऐसा लगेगा कि नहीं यार मुझे इसमें सुनवाई खुद ब खुद भी करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट मैटर है ये। ऐसे मैटर में जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट खुद ब खुद सुनवाई स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं सुओ मोटो। क्या बोलते हैं, सुओ मोटो। देखो क्या होता है, तो कोर्ट मे टेक एक्शन ऑन इट्स ओन,
खुद में एक्शन ले सकता है व्हेन फैक्ट्स रिक्वायरिंग लीगल इंटरवेंशन, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कानूनी इंटरवेंशन होना ज़रूरी है। रीच इज नोटिस, मतलब उसको लगता है कि कानूनी जो कार्रवाई है उसमें होनी चाहिए। देन द कोर्ट इज टू बी सुओ मोटो, तो इस माना जाता है कि कोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया। फॉर एग्जाम्पल बता दूँ, जैसे देखो आप सबने मणिपुर वायलेंस सुना होगा, जब सेक्सुअल वायलेंस हुआ था मणिपुर में, इतनी कन्फ्लिक्ट की वजह से जो कम्युनिटीज़ थी वहाँ पर इतनी क्लैश की वजह से, आपको पता है सेक्सुअल वायलेंस बहुत हुआ था और वीडियोस भी बहुत ज़्यादा आई थी। अब उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को इतना प्रॉपर्ली नहीं कर पाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो जो है केस वहाँ पर लिया था। ठीक है, ये होते हैं सुओ मोटो। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 के टाइम में, ताकि पेशेंट्स को अच्छी मिले, क्योंकि बहुत हालत ख़राब थी उस टाइम, ऐसे प्रॉब्लम्स भी हुई थी, तो उस केस में भी इन्होंने जो है सुओ मोटो केस लिया। बहुत बार सुओ मोटो केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, कई बार इन्वायरमेंट के लिए भी लिया, जैसे दिल्ली में एयर पोल्यूशन वगैरह हो जाता है, सुओ मोटो केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। सुओ मोटो केस का मतलब जब खुद ब खुद बिना किसी PIL के, बिना किसी और पिटिशन फाइल किए कोर्ट खुद ब खुद अपना केस जो है स्टार्ट कर देता है किसी और अर्जेंट मैटर पे, उसको बोलते हैं सुओ मोटो केस। ठीक है, दिस इज क्लियर, समझ आ गया। तो 4 टर्मिनोलॉजीज अभी तक हमने कवर कर ली और 3 टर्मिनोलॉजीज हमारी बचती हैं जो भी हम ये अब कवर कर लेंगे। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको डिस्कस करनी थी, ध्यान से सुनना, ठीक है। 2 मिनट में आपके लूँगा बट इंपॉर्टेंट है। देखो पहली बात तो एक मैंने आज ऐसे कभी कभार में ना टाइम मिलता है तो मैं आपके कमेंट सेक्शन को गो थ्रू करता हूँ, ठीक है। कम्प्लीमेंट तो मुझे काफ़ी आते हैं भगवान की कृपा से, बट एक कमेंट है जो था वो कम्प्लीमेंट नहीं था, अगेंस्ट भी आते हैं कमेंट, दोनों ही चलता है, मैं तो उतना गौर नहीं था। बट एक कमेंट जो था जो मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। एक बच्चे ने कमेंट किया था, शायद पीछे वाली जो लीगल टर्म्स की वीडियो आई थी, ध्यान से सुनना, इसको कोई अपनी ईगो में नहीं लेगा, इसको समझना इस पॉइंट को। पिछली वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट करा है, किसी ने, मुझे नाम याद नहीं है, कि सर आपकी वीडियो में पता नहीं 2 मिनट में इतनी ज़्यादा एड्स आती हैं, अगर आपको इतना यूट्यूब से पैसा कमाना कम पड़ गया जो आप एड्स लगाते हो ये वो। देखो पहले तो मैं आप सबको बताता चलूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जाके एक पॉइंट पे जाके एड्स लगाऊंगा, ठीक है। एड्स यूट्यूब खुद लगाती है, ये चीज़ मेरी याद रखना। मैंने कभी जाकर 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट पे वीडियो पे एड्स नहीं लगाई हैं आज तक। एड्स यूट्यूब जो है वो खुद लगाती है, ठीक है। पहले तो ये क्लियर कर लो, मैं एड्स नहीं लगाता हूँ, ठीक है। ये क्लियर हो गया ये पॉइंट। इतना मेरे पे ट्रस्ट करते हो, अगर मेरे से पढ़ते हो, अगर मेरी सिंसियरिटी की इतनी प्रेज़ करते हो कि मैं तुम्हें अच्छे वे में पढ़ाता हूँ, तो इतना भी मेरा पॉइंट समझोगे कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं सच्ची बोल रहा हूँ। अगर मैं एड्स लगाता होता मैं तो भी बोल देता। एड्स खुद यूट्यूब लगाता है, ठीक है, मैं नहीं लगाता। सेकंड थिंग इज डैट, चलो मान लिया, मतलब पहले तो मैं एड्स नहीं लगाता, अगर मान लिया कोई एक पर्सन है, कोई दूसरा भी टीचर है जो खुद भी एड्स लगाता हो, बट द वे जो मैसेज था ना कि आप पैसा कमाते हो ये वो वगैरह, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। थोड़ा ना एक चीज़ ध्यान में रखना, जॉब्स पूरी दुनिया ले लेगी, तुम भी अगर सपोज करो गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ नहीं कमा रहे हो, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में कोई 45,000 की सैलरी के लिए आप तैयारी कर रहे हो ना, तो कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में 1 लाख रुपये पर मंथ भी कमा रहे हैं, ठीक है। मैटर नहीं करता है मनी, मैटर ये करता है कि तुम सीख क्या रहे हो। और मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहूँगा कि जो मेरे से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें इतना नहीं हो कि किससे बात कैसे करनी है, ठीक है। मेरी जगह कोई और भी हो सकता था, अब किसी भी टीचर को बोल सकते हो ऐसे, बट ये चीज़ें भी ध्यान में सीखना कि जब कभी लाइफ में आप ऐसे करने चलोगे ना, कोई एक पॉइंट पे तुम्हें भी ऐसे करना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा मत किया करो। थोड़े एटिकेट्स रखो बड़ों से बात करने के, बड़ों से नहीं भी बात करने के, एटलीस्ट जो आपको पढ़ा रहे हैं उनसे अच्छे से करा करो, हर किसी से अच्छे से करा करो। ऐसे लिखने का तरीका ये सही नहीं था। पहली बात तो मैंने क्लियर कर दिया, मैं एड्स नहीं लगाता हूँ, एड्स यूट्यूब खुद लगाती है। अगर मैं मोनेटाइजेशन ऑफ भी कर देता हूँ तब भी तुम्हें एड्स दिखेंगे, एड्स मेरे कंट्रोल में नहीं है। और सेकंड थिंग इज डैट, इस वे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे लिए नहीं है, तुमने बोल दिया कोई बात नहीं, मैं ना आपके कम्प्लीमेंट लेता हूँ, देखो ना मैं आपके अगेंस्ट बातें जो आप मेरे लिखोगे मैं वो भी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मेरा काम है, दिस इज़ माई ड्यूटी टू टीच, दिस इज माई पैशन, आई विल टीच। तुम जैसा मर्जी, तुम ऑनलाइन मुझे नहीं रिस्पेक्ट दोगे, मैं ऑफलाइन पढ़ा दूंगा, ठीक है। और बाकी रही बात मनी मैटर वाली, एक चीज़ मैं तुम्हें बताता चलूँ, जो तुम्हारे यहाँ के जो तुम सो कॉल बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स या बड़े बड़े जहाँ से तुम पढ़ते हो ना, वो सब अप्रोच करते हैं मेरे को कि मैं वहाँ पर उनके चैनल में पढ़ाऊँ, बट मुझे नहीं है पढ़ाना, ठीक है। तो मतलब कहने की बात यह है कि आप लोग सिंसियरिटी से पढ़ो और ऐसे हेट कमेंट्स मत किया करो कहीं पर, क्योंकि अगले बंदे का भी मोरल डाउन हो जाता है। तो जिस दिन मेरा मोरल डाउन हो गया ना, तो मैंने तो छोड़ देना, उसके बाद फिर देख लेना अपना, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट, सर क्यों हैवी हो रहे हो, ईगो पे क्यों ले रहे हो? देखो मैं ईगो पे नहीं ले रहा हूँ। मैंने कमेंट्स जो देखते हैं ना टीम है, वो बोलते हैं सर आप किस लिए इतनी मेहनत करते हो, ये ऐसे हैं ऐसे वैसे आ जाता है सिस्टम। तो मैं भी चाहता हूँ कि यार मैं तो आपको अच्छे से पढ़ाऊँ और आप भी अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अब ना एक चीज़ मैं आप सबको ये बोलूँगा कि आप चले नहीं जाना पीछे वाली वीडियो में देखने के लिए कि कौन कौन से कमेंट्स आए, ठीक है। इधर ध्यान से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। नेक्स्ट देखो, वकालतनामा, ये टर्म भी ना आपने बहुत बार सुनी होगी। वकालतनामा के बारे में सबने सुना होगा। देखो होता क्या है,
अगर आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी मूवी जो है फॉलो की, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी मूवी जैसे वो कौन सी OMG मूवी आई थी शायद, उसमें जो जिसने केस किया था वो खुद अपना केस लड़ रहे थे, मुझे नाम भूल गया, जो भी था उसमें उन्होंने खुद अपना केस लड़ा। मतलब हमारा एक, ध्यान से सुनो इस कहानी को सुनो, हमारा एक एडवोकेट्स एक्ट है 1961 का। कौन सा एक्ट है? एडवोकेट्स एक्ट है 1961 का। उस एक्ट में ये चीज़ बोला गया, एडवोकेट्स एक्ट 1961 में बोला गया है, उसकी सेक्शन 32 में ये चीज़ बोली गई है कि पर्सन जो है, कोई एक पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरा कोई केस है, मैं खुद ब खुद अपना केस लड़ सकता हूं, ठीक है, ये उसमें बोला गया। बट क्योंकि देखो मैं अपना केस खुद ब खुद लड़ सकता हूं, मैं एडवोकेट नहीं हूं, बट फिर भी मैं अपना केस खुद ब खुद कोर्ट में लड़ सकता हूं। बट मेरे को लॉ की इतनी नॉलेज नहीं है या मैं इतना एक्सपर्टाइज नहीं हूं, तो मैं खुद ब खुद अपना केस नहीं लड़ता हूं। सभी लोग ऐसा प्रेफर करते हैं कि वो खुद ब खुद अपना केस नहीं लड़े, तो वो किसको हायर करते हैं? वो किसी एडवोकेट को हायर करते हैं, ठीक है। वकालतनामा वही होता है। वकालतनामा एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो एक लॉयर या एडवोकेट को आप अथोराइज करते हो कि तू मेरा केस लड़, ठीक है, उसको अथोराइज करते हो अपने बिहाफ पे कि तू मेरा केस लड़ेगा। तो जो क्लाइंट किसी एडवोकेट को ऑथराइज करता है अपने बिहाफ पे कि मेरी बात तुम रखोगे कोर्ट में, क्योंकि मैं उतनी लॉ की नॉलेज नहीं रखता हूं, तो उस चीज़ को बोलते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट होता है जो एडवोकेट को ऑथराइज करता है कि वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करे कोर्ट में, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं वकालतनामा। उस डॉक्यूमेंट का क्या बोलते हैं? वकालतनामा, ठीक है। दिस इज क्लियर। देखो ऐसा अगर क्वेश्चन आए कि क्या आप अपना केस कोर्ट में खुद नहीं लड़ सकते, ये गलत है। आप अपना केस कोर्ट में खुद लड़ सकते हो, बट हमें पता है हमें लॉ की इतनी नॉलेज नहीं है, तो एडवोकेट को हम हायर करते हैं। तो जो हम एडवोकेट हायर करते हैं तो उसको हम वकालतनामा, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट साइन होता है, उसमें ये चीज़ होती है कि हम उसको ऑथराइज करें कि वो हमारी तरफ से लड़ेगा। फिर हमारी बात हम नहीं रखेंगे, हमारी जो बात होगी वो कौन रखेगा? हमारा एडवोकेट ही कोर्ट में रखेगा। दिस इज क्लियर। यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। दिस इज वेरी सिंपल पॉइंट वकालतनामा का, ये आपको पहले भी पता होगा। नेक्स्ट इज रिट एंड रिट पिटीशन। रिट के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। होता क्या है? रिट होता है एक डायरेक्शन। देखो रिट क्या होती है? एक डायरेक्शन। रिट क्या होती है? एक डायरेक्शन जो कोर्ट इशू करता है, हाई कोर्ट भी इशू करता है, सुप्रीम कोर्ट भी इशू करता है, जिसको मानना पड़ता है किसी भी अथॉरिटी को या पर्सन को जिसके अगेंस्ट वो इशू हुई है। तो मतलब हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट जो हमारी जुडिशरी है, उसको इंडिया में मेन पिलर बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर सपोज करो पार्लियामेंट वाले हैं कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हम कोर्ट में जा सकते हो। कोर्ट अगर रिट इशू करेगा तो उन पार्टीज़ को वो बात माननी ही माननी पड़ेगी। तो ये होता है रिट। रिट होता है एक डायरेक्शन जो कोर्ट इशू करता है, जिसको मानती हैं, कौन मानती है? अथॉरिटीज़ मानती हैं या पर्सन मानते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं रिट, ठीक है। अ पिटीशन सीकिंग इश्यूएंस ऑफ अ रिट इज कॉल्ड एज रिट पिटीशन। देखो रिट तो हो गया डायरेक्शन। रिट पिटीशन, देखो पिटीशन क्या होता है यार? आप कोर्ट में गए, आपने कोई प्ली फाइल करी, उसको बोलते हैं पिटीशन। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा किसी ने फंडामेंटल राइट छीन लिया, ठीक है, मतलब मेरे को राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मेरा ये किसी ने छीन लिया। अब मैं आर्टिकल 32 के तहत, ध्यान से सुना, आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशन मुझे हक देता है कि मैं कहाँ पर जा सकता हूँ? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जाके मैं क्या फाइल करूँगा? रिट पिटीशन। मैं पिटीशन डालूंगा किसके लिए? रिट के लिए। मैं कोर्ट को बोलूंगा कि कोर्ट इस पे रिट इशू करे, इस ऑर्गेनाइजेशन पे रिट इशू करे, क्योंकि इसने मेरे फंडामेंटल राइट को छीना है। तो रिट पिटीशन मतलब जब आप एक प्ली फाइल कर रहे हो किसी कोर्ट में ताकि वो रिट इशू करे। और रिट क्या है? वो डायरेक्शन। आपकी पिटीशन के आउटकम में जो कोर्ट डायरेक्शन इशू करती है किसी पार्टी के ऊपर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, किसी अथॉरिटी के ऊपर या किसी पर्सन के ऊपर, उसको बोलते हैं रिट। जैसे हमारे हाई कोर्ट में हम आर्टिकल 226 के तहत जाते हैं रिट पिटीशन फाइल करने में, और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के केसेस में रिट इशू करता है, बट हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट में भी इशू कर सकता है, और भी कोई लीगल राइट होगा उस केस में भी रिट इशू कर सकता है। ये पॉइंट भी मैंने पहले भी आपको बताया और आज मैंने रिवाइज करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू यार ये सिंपली इंग्लिश का वर्ड है, बट जुडिशरी में कैसे यूज होता है? स्टेटस क्यू का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर को फ्रीज कर दो, जैसा है वैसा ही रहने दो, जैसा है वैसा ही रहने दो, यही मतलब होता है स्टेटस क्यू का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ए और बी का कोई पार्टी डिस्प्यूट है ना, ए और बी का पार्टी नहीं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, कोई बंगला है, उस बंगले का डिस्प्यूट है ए और बी में चल रहा है, पार्टी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है ए और बी में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अभी उसका कोर्ट क्या करता है? उसमें स्टेटस क्यू कर देता है। स्टेटस क्यू मतलब फॉर एग्जांपल वो जो प्रॉपर्टी बनी है उसको जैसी की तैसी रहने दो, मतलब ना उसमें कोई नया बना सकते हो आप, ना उसको तोड़ सकते हो। तो स्टेटस क्यू का मतलब होता है ज्यों की त्यों, एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर, ये लिख दिया है। स्टेटस क्यू का मतलब होता है एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर, जैसे स्टेट में वो है उसको उसी स्टेट में रहने देना है, मतलब आपने सब्जेक्ट मैटर को एज इट इज फ्रीज कर देना। इट इज द शॉर्ट फॉर्म लैटिन वर्ड का इन स्टेटस क्यू। इन लीगल टर्म इट इज यूज्ड एज लास्ट एक्शन इन अनकंटेस्टेड स्टेट ऑफ अफेयर दैट प्रोसीडेड अ कंट्रोवर्सी दैट इज टू बी प्रिजर्व बाय द प्रिलिमिनरी इंजंक्शन कंपेयर स्टेटस क्यू एंटी। मतलब कहने का मतलब वही है कि जिस पुरानी सिचुएशन में था उसको उसी सिचुएशन में रख दो, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, यही मतलब होता है स्टेटस
प्लस क्यू का, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये कुछ इंपॉर्टेंट, इसके साथ ये पीडीएफ कंप्लीट होगी। देखो ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मुझे मतलब ऐसे नेट पे ही मिली है, बट ये किसी ऑफिशियल सोर्स से किसी ने डाली हुई थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्स वगैरह में डाली हुई थी, और मुझे लगता है इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने उसको कवर करवा दिया। 5 लेक्चर कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज के आगे उनको आप कवर करो, और मुझे जो इससे इंपॉर्टेंट लगेंगे मैं बताऊंगा। अगर आपको भी लगते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं कमेंट सेक्शन को गो थ्रू करूंगा, और मुझे जो लगेंगे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं अपनी उसमें ऐड कर लूँगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा दूंगा। बाकी देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, आप हमारी जो वेबसाइट है अवेकनिंग क्लासेस, गूगल में सिंपली अवेकनिंग क्लासेस सर्च करना, वहाँ पर जाके वेबसाइट में मैंने आपको सेक्शन और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसमें कंप्यूटर के टेस्ट 3 हो चुके थे हमारे 16 को। अभी भी आप जाके दे सकते हो, जब भी चाहो आप टेस्ट, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक दे सकते हो। और आज मैंने 2 टेस्ट जो हैं जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के अपलोड करें, सेक्शनल टेस्ट। आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा उन टेस्ट को अच्छे से दें आप, और आपको बहुत कुछ सीखने में मिलेगा उन क्वेश्चन से, और एग्जाम में भी बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से क्वेश्चन रेप्लिकेट होंगे, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो डेली करंट अफेयर्स के लिए। टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह में शेयर कर देता हूँ, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। बाकी प्लेलिस्ट डिफरेंट बनी हुई है आपके पढ़ने के लिए, आप यूट्यूब में ही सब लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उसका अच्छे से बेनिफिट उठा सकते हैं। और दूसरी बात, जो मैंने आपको एक चीज़ आज समझाई, उसको आप एज अ यंगर ब्रदर या बिगर ब्रदर जैसे भी लेके उसको एज अ एडवाइस ही मेरी समझोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूचर में वो चीज़ आपको काम आएगी। जब आप किसी पे उंगलियां उठाते हो ना, आज नहीं तो कल तुम पे भी उंगली, एक होता उंगली उठाना, एक होता बेफजूल की उंगली उठाना। एक आपके पास कोई वैलिड रीजन है, एक कोई रीजन नहीं है, आप ऐसे ही किसी को मतलब वो करने के प्रोवोक कर रहे हो, या किसी को ऐसे ही मतलब डिफेम कर रहे हो। तो जब आप ऐसे ही डिफेम करते हो ना, तो आपको बाद में समझ आ जाएगा एक पॉइंट पे आकर, वो नहीं आना चाहिए। मैं नहीं चाहता कुछ ऐसा हो, तो इसलिए मैं आपको पहले ही इस चीज़ के बारे में समझ, आई एम बीइंग अ टीचर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊँ ही ना, किताबें रटाना मेरा कभी भी मोटो आज तक नहीं रहा है। उसको छोड़ के कुछ ऐसी नॉलेज भी आपको दी जाए जो आपको लाइफ जीने में काम आए, तो ये आपको लाइफ जीने में ज़रूर काम आएगी, ठीक है। ये मेरी पॉइंट्स आप याद कर सकते हो। तो अगर किसी को बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।